तो गाइस अभी आपको एक रूबरू कराता हूँ या किसी से मिलवाता हूँ, थोड़ा सा बताना इसका चेहरा किससे मिलता है, ठीक है। तो लेट्स गो, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने प्रस्तुत होते हैं हमारे छोटे भाई। ये है, बताओ भाई कुछ अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मेरे पापा का नाम मोहम्मद हनीफ और मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ और अब 6th में आ जाऊंगा और मेरी एज 40 ईयर ओल्ड है। इधर 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 कैमरे के सामने, यहाँ बोलते हैं, यहाँ पर कैमरे को देख के, और ये थोड़ी अपनी जुल्फे सही करो, ठीक है। बताओ, सही बोल रहे और मैं हो? ये अटक गया भाई, अब बोल नहीं पा रहा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और आप वेलकम है मेरे न्यू एपिसोड में। तो दरअसल मैं आपको बताऊं कि काफ़ी समय हो गया आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, जिसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी और अपनी मम्मी पापा और सारा कुछ आपको बताया है। जब से लेके आज तक थोड़ा सा बिजी था गाइस, थोड़े पैसे उसे इकट्ठे करने पड़ते हैं क्योंकि कोर्ट कचहरी चल रहा है, कई सारे वकील है मेरे, उनके सारे खर्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से काम करना पड़ता है और पैसे इकट्ठे करने के बाद ही फिर मैं एक नया व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ के लिए भी सारे पैसे देने होते हैं। तो उसके लिए सॉरी गाइज, काफ़ी लेट में एपिसोड अपना बना रहा हूँ। ये आज का जो मेरा वर्क है, सबसे पहले जो काम है वो है मामा का आज इंटरव्यू लेंगे, कह सकते हो पॉडकास्ट। तो मामा से हम पूरी बात और सारा कुछ पूछेंगे मामा से, अपने मम्मी पापा के बारे में, और वो कितना समय फार्म पे रहे और क्या सिचुएशन रही, और सारा कुछ ऑलमोस्ट हम मामा से पूरी जानकारी लेंगे अपने पापा की निकाह के बारे में और मम्मी के सारा कुछ ये जो भी हुआ है। चलते हैं हम मामा के पास और फटाफट मामा के घर, या तो घर पे मिलेंगे मामा या अपने फार्म पे, फिर मिलते हैं मामा के साथ। तो गाइज अभी मैं यहाँ आ गया हूँ मामा के एक्चुअली फार्म पे, जहाँ मामा ने सारी खेती कर रखी है। और फ़ोन किया था तो मामा उस टाइम घर पे नहीं थे, समय भी नहीं था उनके पास इतना। तो फाइनली उन्होंने अब थोड़ा बहुत समय दिया है मुझे, और मैं इस टाइम अभी खेत पे हूँ। ये सब मामा के गेहूँ लग रहे हैं, यहाँ पे गेहूँ लगा रखे हैं, लगभग यहाँ 20-25 एकड़ खेती कर रहे हैं मामा। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं, और वो है वहाँ पर आगे जाके, तो हमें लास्ट में अभी जाना होगा, तो वहाँ पर है मामा जी। तो चलिए गाइस पहुंचते हैं मामा जी के पास। और मेरे साथ है ये छोटा कार्टून, ये भी स्कूल गया था तो ये मेरे साथ आ गया है, कहने लगा चलो भैया मैं आपकी हेल्प करूंगा और फोन वोन पकड़ लूंगा, आप मामा का इंटरव्यू लोगे, मतलब पापा। मैंने ठीक है चलो, सीख भी जाओगे थोड़ा बहुत कैसे बनाना है। तो दरअसल ये साथ आ गया, अभी है ना, फोन पकड़ रखा है हाथ में, तो कम से कम फोन पकड़ लेगा ये, तो मैं उनसे खूब अच्छे से बात कर लूंगा। वो देखो गाइस मेरे मामा जी आ गए। मैं आपको बता दूं ये जो झील है ये भी इन्हीं के हाथ की बनाई हुई है। मेरे मामा बेसिकली ठेकेदार भी हैं। ये देखिए आप, हमारे ग्राम सरोवर एक बांध बनी हुई है गाइस। ये पूरा झील का जो निर्माण हुआ है ये मेरे मामा ने बनाया है। ये देखिए ये आ गए मेरे मामा, ये हमारे मामा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। लो ये लगा लो पहले मैक, तुम्हारी आवाज़ आएगी जी। ये कहाँ लगाना है? तो ठीक है। फाइनली गाइज मैं अपने मामा जी के पास आ गया हूँ, और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने समय जो दिया है भी खेती का दिया है। ये मेरे मामा खेती करते हैं और इनके बड़े अच्छे मित्र हैं, और सारा कुछ इनसे पूछेंगे खेती के बारे में भी। और बस थोड़ा सा मोटा बता दूं, ये यहाँ भी एक अच्छा एक मैनेजर भी हैं और एक तरीके से खेती खुद ठेके पे करते हैं, तो वो चर्चा भी हम पूछेंगे। उससे पहले हम अपने मामा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। मामा जी बताएंगे, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है और मैं ग्राम सभा मैतोस ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो मामा जी मेरा आपसे जो पहला सवाल ये है कि हमारा जो फार्म था सरकड़ी में, तो वहाँ आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, और मेरे पापा को आप कितना, और मेरे पापा और दादा को और मेरी फैमिली को कितना आप जानते थे, और कितने आप परिवार के आप रहते थे, कितने लोग थे अपने आपके परिवार में, वहाँ कैसे कितने साल आप रहे, और मम्मी पापा के बारे में आप क्या जानते हो, तो थोड़ा बहुत आप बताएं। वहाँ दरअसल बात ये थी कि हम शुरू में यहाँ LP फैक्ट्री थी रुद्रपुर में, 2000 से पहले चलती थी वो, तो उसमें मैं वर्कर था। तो वहाँ एक बार वहाँ जहाँ तुम्हारा बाजार लगती है उसको मेरुल्लापुर कहा जाता। मेरुल्लापुर में हमारे कुछ मित्र थे जी। जो कि वो घोड़े पालते थे जी। वो वहाँ रहते थे। ठीक। मैं उनके पास गया और वहाँ गया तो वहाँ से उन लोगों की उनकी जान पहचान थी। फिर जो है तुम्हारे जो वो थे खसनूत खां जी, नेताजी और लोग भी थे, शाहिद एजाज खां, फिर खसनूत खां भी थे जी जी, और थे वहाँ के जो नेताजी लोग थे, उन लोगों से हम मिले। फिर उस समय हम कभी कभी शिकार भी खेल लिया करते थे, जैसे कि तीतर हुआ, तीतर पकड़ते थे। वो उन लोगों को शौक था तीतर और खरगोश, वो हमारे साथ जाते थे, हम वो पकड़ के फिर उनसे दोस्ती हुई। फिर मैं अपने रुद्रपुर आ गया और फिर मैं LP में काम करता था। तुम्हारे पापा जो थे यहाँ पे डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक।
वहाँ की पहचान, फिर यहाँ पहचान। जी। तो उन्होंने कहा हनीफ भाई नौकरी बहुत कर ली आपने, अब आप हमारे फार्म पे आ जाओ। तो हम उनके फार्म पे चले गए। जी। वहाँ उनके पास एक हॉर्स होती थी, घोड़ी काले कलर की, जी। वो उन्होंने मेरे को दी और कहा कि ये ट्रैक्टर भी है, ये भी चलाइए और आप यहाँ की देखभाल करना, मैनेजर रहो आप। जी। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आप कहते हैं भैया ओके। फिर कुछ समय के बाद हम वहाँ रहते रहे। कितना साल हो गया था आपको वहाँ रहते हुए? लगभग उस समय मेरे को 2 साल हो गए थे पहले। 2 साल हो गए थे 2 आपको? साल हो गए थे। कितने लोग रहते थे आप अपनी फैमिली में? मैं रहता था, मेरी मम्मी रहती थी, हाँ। मेरी सिस्टर रहती थी, तुम्हारी मम्मी मलका, एक मेरी भतीजी और थी जिसका नाम लियाकता था, वो एक्सपायर हो गई। ठीक है। एक मेरा भतीजा था सलामू नाम का, इस्लामू नाम का, वो भी एक्सपायर हो गया। अच्छा। वो वहाँ हम लोग रहते थे, ठीक है। वहाँ पे हम देखभाल करते थे। वहाँ डेरे पे रहते थे सरकड़ी में? हाँ, सरकड़ी जो डेरा है आपका, हाँ। वो जो आपके दादाजी थे, हाँ। उन्हें हमें पापा कहता था। अच्छा। उन्हें बिल्लियों का बहुत शौक था, ठीक। बिल्लियों को खाना जी, खिलाते जी, थे अपने जी। हाथ से। तो फिर वो अंदर रहते थे, हमें इधर जो है उत्तर साइड में छप्पर थे, जी। उन छप्परों में हम रहते थे। अच्छा। अच्छा। उनके सामने तुम्हारे एक चचेरे तहरे वैसी बनाए हुए दादा मुन्ना साहब, मुन्ना खां उनके सामने रहते, तो उनसे भी हमारा परिचय था। और रोड पार? रोड पार वो थे जिन्हें ये लोधे कहते हैं। अच्छा। अच्छा। क्या नाम है उनका, वो उनका एक लड़का है, अब वो बीजेपी में है। जी। जी। और उनके आप बता रहे थे, बताइए क्या नाम था उनका? उनके पिता का नाम तो शायद मैं भूल गया हूँ, याद आएगा तो आगे बता दूंगा। ठीक है। लेकिन उनके लड़के का नाम रामचंद्र। रामचंद्र। ठीक हाँ, है। जो रामचंद्र पड़ोसी हैं, जो मतलब उस डेरे पड़ोसी के? हैं। अच्छा। पहले वो मुन्ने खां के यहाँ सामने रहते थे, हाँ। उनकी ज़मीन थी। अच्छा। अब वो फर्स्ट बिल्कुल तुम्हारे डेरे के सामने मकान बना लिया, उनकी 2 एकड़ ज़मीन चली है। सरकड़ी में? सरकड़ी में, वहीं पे तुम्हारे डेरे पे ही। अच्छा। जहाँ पे आपके दादाजी का राहत अली खां का वो डेरा था, जहाँ पे रहते थे वो लोग। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग रहते थे, तुम्हारी मम्मी भी रहती थी। और वो कुछ समय के बाद तुम्हारे पापा ने हमारी सिस्टर से लव मैरिज कर लिया। ठीक है। हमें धीरे धीरे आपको पता नहीं चला? नहीं पता लगा। अच्छा। जब जिस समय पता लगा, हाँ। तो वो तुम्हारे दादाजी आए। हाँ। उन्होंने कहा हनीफ भाई, आप तो कह रहे थे हम बिल्लोच हैं, बिल्लोच हैं और हम अपने सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। हाँ। तो मैंने कहा ऐसा ही है, जी। अगर हमने कुछ गलत किया है तो आप बताएं, जी। या अगर आपकी तरफ से कोई गलती हो तो आप बताएं। जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, मेरा जो लड़का है आपकी सिस्टर से वो लव मैरिज है उसकी। मतलब निकाह कर लिया था? या उस समय तक निकाह नहीं किया था। अच्छा, निकाह नहीं किया था। हाँ, ठीक उस है। समय जैसे पता लगा हमें, हाँ। तो उन्होंने कहा आप तत्काल यहाँ से चले जाइए। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, बरसात हो रही थी। जी। तो जब जाने का समय हुआ तो बरसात थी, कहीं मतलब और एकदम वो भी नहीं था। हाँ, तो रात में रुक गए हो गया, निकल गए थे रात में? नहीं, रात में अभी तो रहे, फिर आए तुम्हारे फूफा जी। अच्छा। नजमी साहब। जी। जी। गुड्डू साहब, जो तुम्हारे फूफा जी हैं, एक गुड्डू साहब हैं, जी। एक नजमी खां थे, एक्सपायर हो गए। नजमी साहब थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए। भले अभी हुए हैं भले और नेक आदमी थे। और उन्होंने तुम्हारे वालिद साहब ने उनसे बोला, क्योंकि उनके जीजा होने वाले थे उस समय। जी। अच्छा। उस समय शादी नहीं हुई थी, होने वाले थे। हमारी फुप्पी की शादी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। अच्छा। तुम्हारी फुप्पी 4 हैं। अच्छा। हाँ, तो उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, होने वाली थी। जी। तो तुम्हारे पापा ने उनसे बोला कि तुम इन्हें अपने डेरे पे रख। तो उन्होंने कहा हनीफ भाई वहाँ मत जाओ, आप वहाँ रह लो। तो वहाँ मेरे लिए एक शर्म की बात थी रहने के लिए। तो मैंने कहा अगर रहना था तो हमें यहीं रहना था, जिन्हें मैं पापा बोलता हूँ। अब जब यही कह रहे हैं कि तो मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, तो फिर भी रात में उन्होंने कहा बरसात हो रही थी, ऐसे में कहाँ जाओगे। तो बमने के पास तो उनका फार्म था, वहाँ भी एक लोध होगा गांव, तो वहाँ के भी मेरे मित्र थे, दोस्त, उनका भी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। आएगा तो बताऊंगा। जी। हाँ, तो आपके वहाँ थे हम तुम्हारे फूफा जी के फार्म पे, वहाँ पे आ गए हम। वहाँ भी एक गांव था, मैंने अभी आपको बताया था। जी। तो वहाँ कुछ दिन रहे हम। जी। रहने के बाद फिर तुम्हारे पापा आए। जब मैंने कहा यार ये ऐसा हो गया, फिर उनका वो आए मेरे पास, तुम्हारे दादाजी। उससे पहले की बात बताता हूँ, जब तुम्हारे दादाजी की आंखें खराब हो गई थी, तो वहाँ लाइव वो रखी थी हमने। तो वो कह रहे हनीफ भाई ये सब आप देखभाल रखना। हम उन्हें वहाँ ले गए थे, क्या बोलते हैं उसके, बनारस जाने, कहाँ पे, आंख बनवाने के लिए। मुरादाबाद? ना मुरादाबाद नहीं, कहीं बाहर ले गए थे। अच्छा, ठीक। वो मुझे याद मेरे दादाजी को आप लेके गए थे? तो उन्हें याद नहीं आ रहा। उनकी आंखें बनवाने के लिए फिर हम रामपुर गए। रामपुर जो था, तुम्हारी दादी, वो तुम्हारे पापा वो कैरम बोर्ड बहुत खेलते थे। कैरम बोर्ड? हाँ, तुम्हारे घर के सामने ही था। मुझे वहाँ कह रहे हनीफ भाई तुम यहाँ बैठो और जो है खेलते रहो। अपनी मम्मी को लेकर मुरादाबाद गए। आप मिले हो मेरी दादी से? खूब अच्छी तरह।
क्या नाम है उनका? अरे नाम तो वो है उनका नाम, क्या बोलते हैं तुम्हें, तुम्हारी दादी खूब अच्छी तरह से जानती है। क्या बोलते थे गांव में उनको? गांव के लोग क्या बोलते थे उन्हें? वो ठेकेदार नहीं बोलते थे। अच्छा, हाँ। ठेकेदार नहीं। हाँ, ठीक है। और हम भी ठेकेदार नहीं बोलते थे, और दादा को हमारे ठेकेदार बोलते थे, ठेकेदार, सरपंच साहब। सरपंच साहब, ठीक वो है। सरपंच ही थे, वहाँ का सब लोगों का फैसला करते थे, आसपास के गांव का। और अच्छा। तुम्हारे दादा के पास 100 एकड़ से ऊपर जमीन थी। ऊपर जमीन थी। कितने ये बच्चे थे दादाजी के हमारे? दादाजी के तुम्हारे 4 लड़कियां थी, एक तुम्हारे पापा थे। अच्छा, तो मतलब आप बिल्कुल फैमिली में उनके घुले मिले थे? खूब अच्छी तरह रामपुर हम में जाते हाँ थे आप? जाते थे। अच्छा। और वहीं पे जो है, इधर तुम्हारे जस्ट तुम्हारे घर के बराबर, हाँ। इधर तुम्हारे गुड्डू साहब का छोटे वाले भाई का वो फ्रिजों का काम था। अच्छा। वहाँ वो भी करते थे। अच्छा, ठीक, वहाँ ठीक। वहाँ भी हम रहे। ठीक। वहाँ से फिर हम घर आए। हाँ। वहाँ फार्म पे आए। जी। ये पीछे वाली बात बता रहा हूँ जो भूल गया था। अच्छा, अच्छा। उसके बाद जब पता लगा तो उन्होंने कहा नहीं भाई अब आप यहाँ से जा सकते हो। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपने पापा जी कह दिया हम जा रहे हैं। कह रहे मेरा मन तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन कुछ वजह ऐसी है। जी। तो मैंने कहा वो वजह बताइए क्या है। ये दादाजी ने कहा हमारे? हाँ, मैंने कहा वजह बताइए आप क्या है ऐसी। तो उन्होंने कहा वजह यह है कि मेरा लड़का तुम्हारी बहन से। तो मैंने कहा उसमें मेरी क्या गलती है भाई? उसमें गलती तुम्हारे लड़के की है या उनकी है? आप अगर किसी को ऐसे तो कन्वाइज नहीं हो सकता ना। तो खैर हम वहाँ ये सारी बात छोड़ के हम वहाँ आ गए। जी। वहाँ आने के बाद फिर जो है वहाँ से हम कुछ दिन रहे। वहाँ से आने के बाद हम आ जाते हैं अपना गदरपुर। वार्ड नंबर 3 में मैं चक्की चलाता था। चक्की मैंने एक ठेके पे ले ली। हाँ। वार्ड नंबर 3 में निसार अहमद प्रधान थे, उनकी चक्की ठेके पे ले ली। जी। वो बड़ी मस्जिद के पीछे गदरपुर में। ठीक है। वहीं तुम्हारी मम्मी रहती थी। जी। फिर वो तुम्हारे पापा वहीं आते थे। जो तो उन्होंने निकाह कब किया? अब मैं बताता हूँ। जो वहाँ से आने के बाद वो मैदान फोटो स्टेट के पास उसने किराए पे घर ले लिया। अच्छा, अच्छा। मैदान गदरपुर में। ठीक है। तो एक घुमसैया वाले चक्की वाले हैं, वो उनके रिलेशन में आके वो जब आए वहाँ से, एक राम सिंह आया, एक तुम्हारे पापा आए। हाँ। उन्होंने बैठ के वो निकाह किया। ठीक है। निकाह करने के बाद जब तुम्हारे दादा को पता चला कि निकाह हो गया, तब फिर उन्होंने मुझे बुलवाया। अच्छा। हनी भाई निकाह हो गया, आपको पता? मैंने कहा मुझे पता नहीं, ना मेरी जानकारी। उसके बाद फिर तुम्हारी पैदाश हुई। जी। उस समय हमने घर ले लिया था दौंकपुरी में। ठीक है। जो इतवार बाजार के आगे है। जी। तो वहीं घर ले लिया था। तो वहाँ गुड्डू साहब आते थे। जी। गुड्डू साहब आते थे, झांसा देते थे, भतेरी बात करते थे। जी, जी। लेकिन आपसे? हाँ, तुम्हारी मम्मी से मुझसे भी ऐसा वैसा। मैंने कहा कुछ नहीं। हाँ। हम जो है अपने काम पे टारगेट रखते थे। वो चले गए। फिर तुम्हारी मम्मी, हाँ। सुनने में था मेरे, तुम जब पैदा हुए थे उस डोगपुरी में, गदरपुर हॉस्पिटल में हुए थे। अच्छा। डोगपुरी में ही पैदा हुए थे। 40 मतलब थे आप। तो वहीं से कुछ दिन के बाद जब तुम्हारी मम्मी ठीक हुई तो तुम्हें लेके वहाँ पहुँच गए। पहले तो आपकी मम्मी को यहाँ उन्होंने किराए पे लेके दिया घर। गदरपुर में मैदान फोटो स्टेट के मैदान वाले के पीछे। ठीक है। फिर आपका उन्होंने कहा कि मैं इसका पालन पोषण करता रहूँगा और फीस भी देता रहूँगा। वक्त आने के बाद मैं इसको वहाँ ले जाऊँगा, घर ले जाऊँगा और आपको भी ले चलूँगा जैसे वक्त सही होगा। उसके बाद में उनकी कोई वहाँ पे विदेश में सऊदी अरब में कोई रहता था। तो उसके 2 बच्चे थे। तो उनके पापा ने उनसे शादी करा दी थी। अच्छा, उनकी फैमिली वालों ने, उनकी दादी ने, हाँ, जबरदस्ती। अच्छा, हाँ, उनसे शादी करा दी थी। हाँ। उसके 2 बच्चे थे जवान। 2 बच्चे थे। जब तुम्हारी मम्मी को पता लगा तो आपको लेके वो वहाँ पहुँच गई। अच्छा। तो उसको उनका भी उन्होंने इसी तरह से निस्तारण किया कि उसको 5-6 लाख रुपए दिलवा के मामला निपटा दिया। जी। हाँ, तो तुम्हारी मम्मी ने बताया था मेरे से। अच्छा। कि वो बहुत अच्छी हैं और वो मेरा केस लड़ेंगे। मैंने केस लड़ने की क्या ज़रूरत है जब आपको खर्चा दे रहे हैं। आने फिर आपका नाम कन्या इंटर कॉलेज में भी लिखवाया था। अच्छा। सरस्वती स्कूल। हाँ, सरस्वती स्कूल में। अच्छा। शिशु मंदिर में भी लिखवाया। उस टाइम कितना छोटा था मैं? आप थे लगभग 3 साढ़े 3 साल के। 3 साढ़े 3 साल के थे। अब तो माशाल्लाह आप सही हैं। फिर वहाँ हो गए। फिर उसके बाद काफ़ी देर चलता रहा। फिर तुम्हारे जब दादा एक्सपायर हुए, उसका पता नहीं है आया हमें। फिर तुम्हारे जब पापा एक्सपायर हुए, तो उसका भी पता नहीं दिया है। जब हमें किसी ने बताया तो वो एक बार तुम छोटे थे जब तुम्हारे दादाजी जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा। कौन से वाले दादा? ये जो हैं फिरासत। जी। चचेरे दादा। हाँ, चचेरे दादा तुम्हारे जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे थे। वहीं के पास के गांव के सरकड़ी से पल्ला वाला गांव था एक। मुस्ताबाद, तुम्हारी ज़मीन मुस्ताबाद में भी थी, इधर भी थी। तो वहाँ के एक हनीफ प्रधान थे, जिनकी जाति बंजारा होती है। अच्छा। वो आज बिलासपुर में है। वो मौके के उस समय प्रधान थे।
तो वो उन्हें इलेक्शन लड़ा रहे थे। जी उन्होंने कहा हनीफ भाई लो खान साहब से बात करो, जी ये जिला पंचायत जीत रहे हैं जी तो लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जीतेंगे। मैंने कहा यार ये तो बात करो, उस लड़के का तो कुछ करिए आप, उस लड़के को तो आप ले लो। तो उन्होंने कहा था यार बात तो हनीफ भाई सही कह रहे हैं, मेरे बस में नहीं है, नहीं तो मैं उस लड़के को बुला ले। अब वो चाह ही नहीं रहे लोग बाग, तो मैं क्या उनसे ये मेरी बात हुई थी, अपना बच्चा ले जाइए अपने। मैंने मतलब ये आपने कहा कि भाई आपका बच्चा है, इसको ले जाएं। ले जाएं। आपने कोशिश की अपनी तरफ से? कोशिश की मैंने, भरपूर कोशिश की। कि मैंने भाई कहा इसका बच्चा है, अपनी दादी के पास चला जाइए। जी जी जी, अपनी तो फुप्पियों के पास। जी फिर उसके बाद आपने कोई केस वेस डाल दिए थे? नहीं, अभी शुरू में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब मम्मी ख़त्म हो गई उसके बाद मैं तो छोटा ही था, आपने ही मुझे पाला और पोसा गाइस इन्होंने, तो उसके बाद खर्चा वर्चा पापा देते थे क्या? कभी जब तक वो जिंदे रहे हाँ, तब तो बेचारे देते रहे। ठीक। जब वो लखनऊ से लखनऊ में कहीं उनकी जाते हुए वो बन गए थे जिला पंचायत। अच्छा ठीक। जिला पंचायत बन गए थे, फिर वो किसी के साथ मंत्री, ये मतलब नवाब, कोई नवाब थे जी, नावेद मियाँ उनके साथ। अच्छा। उनकी गाड़ी लेके वो गए, उनकी गाड़ी लेके वो गए। हाँ, ठीक, जितना मेरी नॉलेज में मुझे बताया किसी ने, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक। वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। उसके बाद ना कोई खर्चा, ना कुछ, आप छोटे थे। तो उसके मैंने जब उनसे कहा कि अपने बच्चे को ले जाइए, तो उन्होंने जो है कहा कि यार मैं क्या करूं, बस मतलब ऐसी गोल मोल बात करके मतलब टाल दिया, गोलमोल करके। फिर हमारे अलग देवी में तुम्हारे इन्होंने जो है क्या बोलते हैं, हनीफ ने जी, इनके रिलेशन वालों ने यहाँ पीछे बाग लिया था राजू पाटू का। तो यहाँ पे वो आते थे और गल्ले का काम करते थे। जी। मैंने कहा यार तुम भाई प्रधान हो, मौके के है, तुम्हें सब कुछ पता है, आप जो है इस लड़के को वहाँ पहुँचाओ। जी। तो उन्होंने कहा यार गुड्डू साहब आते हैं, उनसे बात करेंगे। तो मैंने कहा गुड्डू साहब से बात कराओ। गुड्डू साहब ने कहा यार हनीफ से मेरी बात मत, मेरा जो है उसमें अपने परिवार में बात खराब हो जाएगी। जी। वो कहेंगे ये चाह रहे हैं, ये नुकसान कराना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भी कोई पता सबको है, पता सबको है, XYZ सबको हमारी पता है, फैमिली में टोटल। अच्छा, सब जानते हैं। आज वो ये भी इशूज लगा रहे हैं कि भाई हमें पता नहीं है, हमारे बेटे ने नहीं बताया हमें, हमारा कोई पोता है, ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। अच्छा। तुम्हारी दादी तुम्हें चाहती है। अच्छा। तुम्हारी जो फूफी है ना, हाँ। वो तुम्हें इग्नोर कर रही हैं। जी जी। जो सच्चाई, जी, वो सच्चाई ये है हाँ। कि वो इग्नोर कर रही हैं। तुम्हारी दादी, फूफी, सारे तुम्हें लोग जानते हैं। अच्छा। हम में तो सब गांव के लोग भी जानते हैं, शादी को, निकाह को, सब सारे लोग, तुम्हारे सरकड़ी के भी जानते हैं। आपको भी जानते होंगे कि आपने मैनेजर थे, मुंशी थे पापा। टोटल जानते हैं। ठीक है। गांव के वहाँ सरकड़ी, मुस्ताबाद, मैरुल्लापुर, इधर लोधो का गांव, सरकड़ी, मतलब जितने भी गांव हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मामा और मेरी जो है उन्होंने जब इतनी लंबी बात हो गई तो मेरी तो तनख्वाह भी नहीं दी है। अच्छा। 4 साल की तनख्वाह है मेरी, तनख्वाह भी नहीं दी। अच्छा। तो गाइस ये चीज़ें मामा ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई, और साथ में इनसे एक और भी कुछ ये पूछना है कि आपने कभी कोशिश नहीं की कि चलो आपने फ़ोन किया मोहम्मद हनीफ के जरिए, जो प्रधान थे, उन्होंने मना कर दिया या टाल दिया? हनीफ जी ने, उन्होंने चचेरे दादाजी ने टाल दिया। तो आपने कभी ये कोशिश नहीं की जाके कि रामपुर एक बार जाया जाए, या आपका जैसा कभी ऐसा विचार बना कि इस बच्चे को मैं एक बार छोड़ के आ जाऊं? मैंने एक बार, हमारे रिलेशन के वो हैं जी, बहनोई जी, जो इधर पट्टी के नीचे गांव में हैं, मैंने आपको उनके साथ भेजा मैं गया था। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, नावेद मियाँ के पास भिजवाया मैंने आपको, हाँ, वहाँ के प्रधान को आपके थ्रू भिजवाया। तो गाइज मैं उस टाइम भी मामा ने काफ़ी कोशिश की थी। ये बेचारे कई बार जब मैं रोता था तो मामा से यही पूछता था कि मेरी फैमिली कहाँ है, तो ये तो बेचारे बता देते थे कि भाई आपकी फैमिली रामपुर में है और आपकी दादी भी हैं, फुप्पियाँ भी हैं। ये उस टाइम मुझे बताते थे बेटे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ले जाने की, पर आपके ख़ानदान के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं और आपको ले जाना नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो अभी आपने देखा मेरे मामा के द्वारा ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जो मौजूदा तौर पे उस टाइम मैनेजर थे, एज ए मुंशी थे बेचारे वहाँ के। तो ये सारा कुछ निकल के आता है। तो एक सवाल और लास्ट है मामा जी आपसे, क्या अगर आप एक चांस अगर मेरे लिए, या एक बार अगर आपको मौका मिले, या अगर आप एक बार दादी के घर पे, वो तो पता है वो आपको बुरा समझते हैं, सारे लोग अच्छा नहीं समझते हैं, क्या आप जा सकते हो एक बार, लास्ट बार, या लास्ट भाई के भाई उन गलियों में क्या जाना जो तुम्हें इग्नोर करते हैं, ठीक है, कभी आपको बुला नहीं सकते, हाँ, कभी बिठा नहीं सकते, हाँ, आपको बुरा समझते हैं। हमने आपको कोशिश करी
वहाँ पहुँचाने की। हाँ। एक बार तुम्हारे पापा जिस समय थे भट्टा जब खोले थे उस समय तुम्हारी मम्मी को मारा, तुमको छीन के हाँ। कोई उनके दादा थे दिल्ली में थे कोई रिलेशन वाले, वहाँ तुम्हें पहुँचाने वाले थे। तो फिर वो डर के मारे बेचारी ले आई। फिर वहाँ के लोगों ने बताया कि इस बच्चे की जान को खतरा है। तो मैंने भी आपको बहुत हिफाजत से रखा। अब आप समझदार हो गए हो। फिर तुम्हारे वहाँ के एक जो बाहर से थे उन्होंने कहा कि बच्चे को उसकारे हो। आपको फोन भी आते थे? हाँ, फोन भी आते, धमकी भी आती थी कि इसको यहाँ मत भेजो, यहाँ मत भेजो। जिस समय आप वहाँ गए थे उनके यहाँ नावेद मियाँ के यहाँ आपके पास धमकियाँ भी आई? मेरे पास धमकी भी आई, इस बच्चे को क्यों वो कर रहे हो, क्यों घुमरा कर रहे हो। मैंने कहा भैया तुम्हारा बच्चा है तो आप नहीं लोगे तो कौन लेगा भाई। सही बात है। पाल पोषण के कर दिया इतना बड़ा। अब उसके बावजूद जब आपने कोई जांच वाँच करी तो आपका इन्हीं लोगों ने एक्सीडेंट कराया। एक्सीडेंट करा के वहाँ पे लालपुर के पास एक्सीडेंट करा दिया। जिस समय हमें पता चला मोटरसाइकिल भी हमारी वहीं पे खड़ी थी। 5-7 दिन के बाद हम मोटरसाइकिल लाए। इन्होंने वहाँ भी पुलिस से कह के वो FIR नहीं होने दी, कुछ नहीं करना दिया। फिर वहाँ जब फिर मैंने बात की नजमी साहब से, नजमी साहब भले और नेक और ईमानदार आदमी, बढ़िया, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हनीफ भाई ये 1 लाख रुपए ले जाओ आप। मैंने कहा साहब बच्चा तो आप ही का है। तो उन्होंने 1 लाख रुपए दिए आपके इलाज के लिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं रहा ठीक ठाक तो मैं उसको उसका हक भी दिला दूंगा, क्योंकि मैं किसी का हक नहीं चाहता हूँ। फिर कुछ दिन में उन्होंने ये बोला कि अच्छा हनीफ भाई आ जाओ, मैं इसका हक दिलवा देता हूँ। फिर 3-4 दिन वो फ़ोन करते रहे, मैं गया। फिर कुछ दिन के बाद बोले कि यार वही नहीं मान रहे हमारे फैमिली के क्या, वो तुम्हारे फिरासत खां दादा। वो सीधा बता दिया उन्होंने बेचारों ने। अब किसी का पर्दा नहीं खोलना चाहिए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि आप अभी मेरे मामा ने सारी चीज़ें आपको बताई, एक्सप्लेन करें। तो कुल मिला के मेरे जो चचेरे दादा हैं फिरासत खां और अदर जितने भी चचेरे हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली वालों के पास जाऊँ या अपनी दादी के पास जाऊँ या अपनी फुप्पियों के पास रहूँ। तो ये सारा कुछ मेरी ज़िंदगी का एक एक्सप्लोर, आपने कहानी भी उस टाइम सुनी होगी और आज मैंने अपने मामा से भी को रूबरू करवा दिया है, जिन्होंने पूरी एक्सप्लेन करके पूरी कहानी आपको बताई। मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है। और कुल मिला के इनसे एक लास्ट सवाल और पूछूंगा। जब मेरी वालिदा ख़त्म हुई, आपने आप बताया था कि आपकी गोदी में उन्होंने दम तोड़ा था। जी, तो मेरी सिस्टर थी। हाँ, आपकी सिस्टर ने लास्ट अल्फाज क्या थे उनके? वो क्या चाहते थे कि मुझे आप पालें या उनके यहाँ दे दें? क्या थे वो आपसे पूछना? उन्होंने कहा मेरे बच्चा तुम्हारे हवाले है। अच्छा, मेरा बच्चा तुम्हारे हवाले है, आपके हवाले। अगर जब तक आप हो तो आप हो, और अगर इसके पापा हों, पापा तो उसके एक्सपायर हो ही गए थे, तो पापा मेरे बच्चे वहाँ तो वो मुझे इसको मार देंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो अपनी जगह अपने आप ले लेगा। तो गाइस ये सारी सिचुएशन उस मौके पे रही और महज मैं उस टाइम बहुत छोटा था, मुझे तो कुछ नहीं पता था। मम्मी मेरी कैसे खत्म हुई मामा जी? हार्ट अटैक से। एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था दूसरी वीडियो में भी, मेरी वालिदा जो मेरी गई है वो हार्ट अटैक से गई है। गाइस कुल मिला के आज का जो एक मैंने एपिसोड बनाया था, आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में अपने मामा से मुलाकात करवाऊंगा। ये मेरे मामा हैं और ये उस टाइम वहाँ के मैनेजर थे और बहुत अच्छे से इन्होंने वहाँ बड़ी ईमानदारी से उनका काम किया। और आज बेचारे बता रहे हैं कि उस सिचुएशन में मेरी वालिदा से गलती हो गई या मेरे वालिद साहब से, कहते हैं जो दोनों में आपस में जो भी अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ, और उनके खातिर आज भी बेचारे कि हमारी कोई तनख्वाह भी नहीं दी। इनके लिए भाई मैटर करती है, गरीब आदमी हैं, बड़े इनका भी फैमिली है, आज बच्चे हैं। कुल मिला के खैर वो तो ठीक है, मैं इतना इनके लिए, मेरे लिए तो ज़िंदगी भर एक एहसान रहेगा। इन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला और वो सारे अरमान, वो सारे शौक मेरे पूरे किए जो एक पेरेंट्स करते हैं। और माँ और बाप का दोनों का इन्होंने मेरे लिए सारा कुछ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और आज भी मेरे लिए बेचारे कर रहे हैं। और हार के अब भी मुझे समझाते हैं कि बेटा छोड़ दो, पर यह है ना कि दिल नहीं मानता है, क्योंकि खून ब्लड मेरा वहीं का है, बार बार मेरा मन वहीं करता है जाने का। गाइज आप लगे रहिए मेरे इस एपिसोड में। जैसे कि आज आपको पता चला कि मेरे मामा उस फार्म के मैनेजर थे, और अब नेक्स्ट ब्लॉग में भी मैं इनका पूरा बायोडाटा बताऊंगा, ये यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि मैंने अपने मामा से बहुत कुछ सीखा है। सच बताऊं बहुत मल्टी टैलेंटेड है। और ये लगा लो अगर मैं कभी कभी डिमोटिवेट होता हूँ तो मेरे मामा मुझे हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं और अपनी पूरी जर्नी बताते हैं कि बेटे मैंने कैसे, मैं गरीबी में से आके आज मैं यहाँ हूँ। और माशाल्लाह मेरे मामा की एक फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, अच्छी फैमिली है। और जब से मैंने होश संभाला है, कई बच्चों की और अनाथ बच्चियों की इन्होंने शादियाँ तक की हैं मेरे मामा ने। और हालांकि मैं भी एक तरीके से अतीम हूँ, मुझे भी मेरे मामा ने पाला, पर कभी एहसास होने नहीं दिया कि बेटे तुम अतीम नहीं हो, हम आपके हैं। हमारे वालिद साहब मम्मी चलेगी कोई बात नहीं, हम आपके हैं।
कुल मिला के कहने का गाइज ये है कि कभी नेक्स्ट एपिसोड में, अभी मेरी जर्नी जो चल रही है, मैं सारा कुछ एपिसोड आपके गांव में जाऊंगा, जहां ये मुंशी थे वहां के भी एपिसोड बनाऊंगा गाइज, और कुल मिला के आपको वो डेरा दिखाऊंगा, कितनी हमारी ज़मीनें हैं वो सारा कुछ मैं दिखाऊंगा, और रामपुर भी जाऊँगा गाइज, दादी का अपना घर भी दिखाऊँगा। तो मैं जितने भी सारी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो यहाँ तक आए हैं देखते हुए, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइज। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मैं एक स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद और सारे सबूत होने के बावजूद, सारे गवाह होने के बावजूद मुझे तहसील में मुकदमों में एक तरीके से हरा दिया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी तक, अगर ये मेरी वीडियो जाती है, एक अपील है मेरी उनसे, मैं 2-3 बार गया भी हूँ उनके पास जनता दरबार में, और अब इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे फिर से गुजारिश करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सर, मेरा ये जो केस है, आप थोड़ी बहुत अगर छाया अपनी दृष्टि अगर इधर बच्चे की तरफ आप दिखा देंगे, जो एक मेरे साथ जायज़ती की जा रही है मेरे अपनों के बदौलत, तो वो थोड़ा सा सही हो जाएगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे गाइज़, और चलता हूँ, और जय हिंद, सब्बा खैर। गाइज, इस बच्चे की हेल्प और मदद करना, जो इसका हक इसको मिल सके, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या देश के प्रधानमंत्री जी हों, सब हक अगर दिलाएंगे तो यहाँ भी मान सम्मान मिलेगा और भगवान के यहाँ भी मिलेगा। किसी का हक अगर दबेगा तो एक तो राक्षस पैदा हो गए हैं इस दुनिया में, क्योंकि ये धन ऐसा चल गया कि सच्चे आदमी को झूठा कर देते हैं, झूठे आदमी को सच्चा कर देते हैं। आपको तो एक्सेप्ट वो वैसे ही कर लेंगे। पहले 110 एकड़ जमीन थी, वो सारी बेच दी उन्होंने धीरे धीरे। अब मुश्किल से 25 या 28 एकड़ जमीन बची। जब वो सारी बिक जाएगी तो आपको बुला लेंगे, आ जाओ। तो आप क्या कहना चाहोगे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, सबके लिए मैंने बोल दिया, आपको हक दिलाया जाए। जी। अगर आप और कुछ नहीं कराना चाहते तो आप इसका DNA करा दीजिए। DNA करा के पता चल जाएगा इसका है या नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी। मेरा यही अनुरोध है।